ऐ पाकिस्तान, संभाल ले अपने होश को, क्योंकि तेरे जोश को तो तोड़ेंगे ही। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना साथ हमेशा बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेस। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आज हम पढ़ने वाले ताई ताई, यानी कि मैं पहले ही बता देता हूं, हर दिन एक पार्ट हम जो रोज का पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट ले रहा हूं मैं। पढ़ तो आप खुद रहे हो, लेकिन उसका टेस्ट है जो मैं ले रहा हूँ लगातार कथाधारा का। ये शायद आपका 5वां टेस्ट होगा। तो ताई के अंदर देखिए, इसका पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस कहानी के रचनाकार है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, तो याद कर लीजिए इस कहानी के रचनाकार कौन है, तो वो है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इन विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक जी के बारे में, कुछ इनके जीवन परिचय और इनके रचनाओं के बारे में। तो मैं देखिए एक चीज़ और आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इनके बारे में पूरी जो भी जानकारी एक बार बता दूंगा, और बाद में मैं आपको खुद को ही पूछूंगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखों में जो है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक है, जो अपने समय के उल्लेखनीय कहानीकार है। यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जैसे प्रेमचंद ने कहानियां लिखी थी, वैसे ही यही समाज सुधार के आधार पर जो कहानियां ये लिखते थे। उनकी प्रथम कहानी है जो रक्षाबंधन है, सन 1913 में ये प्रकाशित हुई थी। मैं रुक गया हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। विश्वम्भरनाथ कौशिक जी की एक कहानी है रक्षाबंधन जो 1913 में प्रकाशित हुई थी। विश्वम्भरनाथ कौशिक जी की एक कहानी है, कौन सी? रक्षाबंधन 1913 में प्रकाशित हुई थी। वे प्रेमचंद जी की जो परंपरा के कहानीकार है तथा समाज सुधार को ही उन्होंने अपनी कहानियों का कथ्य बनाया था। क्या? समाज सुधार इनकी कहानियों का केंद्र बिंदु रहा था। अब देखिए, इनके अंदर मैं आपको एक दो बात और बताऊं तो इनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां, देखिए चांद में दुबे जी की चिट्ठी के रूप में ये जो है इन नामों से ये प्रकाशित हुई थी। इनकी हास्य व्यंग्यपूर्ण रचनाएं, कहानियां। अब जिस तरह प्रेमचंद जी ने 300 कहानियां लिखी थी, उसी प्रकार विश्वम्भरनाथ जी ने भी 300 कहानियां लिखी थी। लेकिन उनमें देखिए सबसे पहली कहानी तो कौन सी, आप बताइए। सबसे पहली कहानी कौन सी आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना। अगर ध्यान नहीं है तो फिर क्या मतलब है। तो पहली है जो कहानी वो है रक्षाबंधन, 1913 में प्रकाशित हुई थी। बाद में देखिए धीरे धीरे इनकी अपने जो यहाँ पे इस बुक के अंदर दी हुई है, रक्षाबंधन है, कल्प मंदिर और चित्रकला है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। वो ये है रक्षाबंधन, कल्प मंदिर और चित्रकला। बस इसके अलावा आपको कोई भी खास इनकी बात ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो है इनकी कहानी संग्रह रक्षाबंधन है, कल्प मंदिर है, और इनका एक है कहानी संग्रह है वो है चित्रकला। ठीक है, ध्यान रखना, रक्षाबंधन, कल्प मंदिर और चित्रकला। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनका जन्म हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। और इन्होंने 1913 में एक कहानी लिखी थी, कौन सी? रक्षाबंधन। याद रखना, रक्षाबंधन। ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ भाई? हाँ, 1891 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से किसी को बताओ तो बताइए जल्दी से। तो इनका जन्म हुआ था पंजाब में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनके बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दी। ये था अपना कवि परिचय। अब मैं इस कवि परिचय में से आपको 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ। इनकी जो कहानियों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? विश्वम्भरनाथ कौशिक जी की कहानियों का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? लड़ाइयाँ थी कि समाज सुधार था या परिवारवाद था या क्या था आपके हिसाब से? इन्होंने कितनी कहानियां लिखी थी? इनकी पहली कहानी कौन सी है? और अभी अभी मैंने 3 कहानी संग्रह बताए, वो कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मैं इन क्वेश्चनों के आंसर बता देता हूँ आपको फिर से। 1913 रक्षाबंधन और समाज सुधार इनका मुख्य केंद्र बिंदु था, और रक्षाबंधन, और फिर आपको देखिए कल्प मंदिर, और फिर चित्रकला। ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इतना ही है। इनका जन्म हुआ था कब? बताइए भाई, आप बताइए, उनका जन्म कब हुआ था? विश्वम्भरनाथ कौशिक जी का जन्म कब हुआ था? अब ये सवाल, आप इस सवाल का आंसर दीजिए, और मैं आप जो आपको है ये क्वेश्चन पूछता हूँ। पाठ ताई के नायक है जो बाबू राम जी दास के अनुसार राय गिरधारी लाल का नाम अब तक किसके कारण चला आ रहा था? नायक बाबू रामदास जी के अनुसार राय गिरधारी लाल का नाम अब तक किसके कारण चला आ रहा था? तो उनके द्वारा बनवाई गई धर्मशाला और अनाथालय के कारण उनका नाम अब तक चला आ रहा था। तुलसीदास एवं सूरदास को देश का बच्चा बच्चा क्यों जानता है भाई? भाई सीधी सी बात है, साहित्य के अंदर उनके अच्छी रचनाओं के बारे में और उनके सुकर्मों के कारण उनको आने के आंसर दो।
सभी झूठे हैं, तुम एक सच्चे हो। अपने पति बाबू रामदास जी से ये वाक्य कहते समय रामेश्वरी के मन में क्या भाव थे? तो भाई उसके मन में झुंझलाहट और क्रोध ये दोनों ही थे। आंसर एक होगा ना, ध्यान रखना। पाठताई के अनुसार मनुष्य को कब तक संतोष नहीं होता है? दोस्तों लाइक कर देना एक बार, क्योंकि लाइक करने से ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। और शेयर करना, ये दो काम आपको, दोनों काम करने हैं, चाहे पहले करो चाहे अंत में करो ना, ये ध्यान रखना। पाठताई के अनुसार मनुष्य को कब तक संतोष नहीं होता? तो इसका आंसर मैं बता देता हूं, जब तक जिस पराई चीज से वह प्रेम करने लगा है उसे अपनी बनाकर नहीं छोड़ता। और दूसरा है, हृदय में यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि वह वस्तु उसकी है। तो यही है जो संतोष की बात यहाँ पे कही। यह तव का ही दुलार है कि बालिस्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। वाक्य में प्रयुक्त बालिस्त भर का आशय क्या है? यानी कि छोटा सा है ना, ध्यान रखना, छोटा सा। इसका आंसर होगा नंबर 2। जैसे कि आपने मुझे बता दिया होगा विश्वम्भरनाथ कौशिक जी का जन्म कब हुआ, भाई कहाँ पर हुआ आपको बताया, अभी मैंने पूछा थोड़ी देर पहले। तो याद रखना 1891 में पंजाब में हुआ था, ध्यान रखना है ना। और इनकी पहली रचना कब आई थी? पहली रचना आई थी, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे सवाल कभी भी बीच में पूछ सकता हूँ। आपका ध्यान भटकेगा नहीं, इससे आपका ध्यान एकत्रित रहेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 42 तो हो गया, ये इसका आंसर होगा ये, है ना। रामेश्वरी कितने दिन तक बुखार से पीड़ित रही? हाँ, अब आया ना क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा। अटक जाओ, जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना वो अटकेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अभी भी ध्यान देते हो तो आप बच सकते हो। इसका आंसर होगा 1 सप्ताह। ठीक है, 1 सप्ताह तक, यानी कि 7 दिन तक। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर कब गिर पड़ी? इसका आंसर होगा जब मनोहर मुंडेर पर लटका हुआ था और वह उसे बचा नहीं पाई। इसका आंसर 3। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि शास्त्र में लिखा है कि जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। इस वाक्य को कहते समय रामेश्वरी की किस विशेषता का आभास होता है? जो विशेषता उसका आभास होता है। तो यहाँ पे देखिए, शास्त्र में लिखा है कि जिसका पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। तो ये एक भोलापन है। क्या है? भोलापन। इसको हम भोलापन कह सकते हैं। अब तुमसे कौन अपवाद करे? यहाँ अपवाद का आशय क्या है? यहाँ पे होगा बहस। लेखक के अनुसार किन दोनों का साथ चोली दामन का सा था? अब यहाँ पर आप अटक जाओगे, यहाँ पर आप अटकोगे। तो ये है ममत्व और प्रेम, इनका साथ जो चोली दामन का है। रामेश्वरी के माता ने बन पाने पर भी उसमें कौन सा गुण था जो विकसित नहीं हो पाया था? आंसर होगा माता का हृदय बनने की योग्यता। रामेश्वरी किस समय सारा द्वेष भूल गई थी? ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान भटकाइए मत। रामेश्वरी किस समय सारा द्वेष भूल गई या उसने दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया? तो यहाँ पे देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जब चुन्नी और मनोहर लड़ते हुए खिलखिलाते हुए रामेश्वरी की गोद में जा गिरे। ये इसका आंसर होगा। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगाया, आंखों में आंसुओं की जड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। उस समय रामेश्वरी के मन में किस प्रकार के भाव थे? तो यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, पश्चाताप और स्नेह। अरे तुम कहाँ की पहुंच बातें लाई हो? ये वाक्य किसने कहा, किससे कहे? रामजी दास ने रामेश्वरी से। आंसर 1 होगा ना। पाठ में आए पहुंच शब्द का आशय क्या है? ये 2 ही ऑप्शन है आपके सामने। तो पहुंच का अर्थ होगा व्यर्थ की या कमजोर बात। अगला क्वेश्चन है, रामजी दास ने यह कहा, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही हो, रामेश्वरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा उसे पति की यह बात बुरी लगी, स्वयं की कमजोरी पर दुख हुआ और स्वयं पर क्रोध आया। आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन,
ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। बालक मनोहर के द्वारा अपनी ताई रामेश्वरी को कहे गए इन शब्दों से उसके मन में क्या भाव प्रकट हुए? तो यहाँ पे भाव थे अत्यंत करुणा व स्नेह के। कहानी ताई के प्रमुख पात्र रामजी दास की चारित्रिक विशेषता है। तो आंसर उक्त सभी होगा, यानी कि वे एक समझदार सज्जन पुरुष थे, उनका स्वभाव सरल व स्नेही था, अंधविश्वास वे व्यर्थ के कर्म कांडों से दूर रहते थे, वे भाग्य में विश्वास करते थे। अब झेंपने से क्या लाभ है? अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है। यहाँ रामेश्वरी किसके प्रति अपने प्रेम को छिपा रही थी? यहाँ देवर के बच्चों के प्रति। आंसर होगा 4। रामेश्वरी को कटु वचन सुनने पड़ते थे देवर के बच्चों के कारण। कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। यहाँ मनोहर को छाती से कौन लगा लेना चाहता है? तो यहाँ पे आंसर होगा रामेश्वरी। क्या? रामेश्वरी। शरीर में चोट नहीं लगी, मन में लगी। बालक मनोहर के मन में चोट क्यों लगी? क्योंकि भाई रामजी दास द्वारा मनोहर को ताई की गोद में डालने पर उसने, यानी कि रामेश्वरी ने, मनोहर को धक्का दे दिया था। बालक मनोहर ने रेलगाड़ी की में किस को बिठाकर ले जाने की बात कही थी, तो वो खुद तो बैठे गए, चुन्नी को कहा था, रामजी दास जी को भी कहा था। और वे कब बिठाएगा रामजी दास जी को? जब वे रेलगाड़ी लाकर देंगे इन सभी को। मनोहर ने अपने पिता कृष्णदास को रेलगाड़ी में नहीं बिठाने का क्यों कहा? भाई सीधी सी बात है, वो रेलगाड़ी लाकर नहीं दे रहे थे। रामेश्वरी अपने पति से किस बात के लिए नाराज हो रही थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वह संतान प्राप्ति के लिए पंडित ज्योतिषी द्वारा बताए गए उपाय नहीं करते थे। दोस्तों लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। आगे है, बाबू रामजी दास जी के किस प्रकार का काम है? यहाँ पे बाबू रामजी दास जी की किस प्रकार का जो है काम है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कपड़े की आड़त व लेन देन। यहाँ पे आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है, बाबू रामजी दास के पूरे परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? आ गया ना सवाल आपके लिए? इसमें होगा 6 सदस्य हैं। कितने? 6 सदस्य। बाबू रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को किस चीज का बड़ा दुख था? तो इसका आंसर होगा संतानहीनता। आंसर 2। रामेश्वरी की आंखों में कांटे की तरह क्या खटकता था? तो भाई छोटे भाई की संतान पर अपने पति का प्रेम, वो इसको आंसर होगा 3। कृष्णदास के कितने बच्चे थे? तो उसके 2 बच्चे थे, चुन्नी और दूसरे का आपको नाम बताना है। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। रामेश्वरी किस निद्रा में लीन थी? तो इसका आंसर होगा देवर के बच्चों के प्रेम एवं मोह की निद्रा में। अगला क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, वे हमें रेलगाड़ी नहीं लाकर देते। यहाँ बाबूजी कौन है? भाई यहाँ पे सीधी बात है, मनोहर के पिताजी होंगे, जिनका नाम क्या था? कृष्णदास जी। लग जाती तो अच्छा होता है, क्यों मेरी खोपड़ी पर ला देते हो? इन वाक्यों को कहते समय रामेश्वरी के मन में क्या भाव थे? तो यहाँ पर है खीज और क्रोध। अगला है, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को पराये धन से भी कहीं घर भरता है। यहाँ रामेश्वरी का पराये धन से क्या अभिप्राय है? तो आंसर होगा देवर कृष्णदास जी के पुत्र। अंतिम क्वेश्चन है, पूजा पाठ सब ढकोसला है, जो वस्तु भाग्य में नहीं है वे पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती, मेरा यह अटल विश्वास है। ये वाक्य कहते समय बाबू रामजी दास के मन में अपनी पत्नी रामेश्वरी के प्रति किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए? तो घृणा के। यहाँ पे अपना ये टेस्ट समाप्त होता है दोस्तों। अब आप सुनिए, जिन्होंने कमेंट किए थे पिछले वीडियो के अंदर, उनके बारे में मैं आपको थोड़े बहुत कमेंट और पढ़ के सुना देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ठीक है? तो सुनिए उनके कमेंट और वीडियो को शेयर करना कभी मत भूलना।
निर्मल जी बोराना का सबसे पहला कमेंट आया था अपने वीडियो नंबर 4 के अंदर, और उन्होंने लिखा था हेलो सर, और उनके बाद उन्होंने चरण स्पर्श की बात की थी। तो हमारी दुआएं आप सबके साथ में और आप सबका सिलेक्शन हो, यही हम दुआ करते हैं भगवान से। AK यादव जी ने कहा हेलो सर, हेलो। राजेंद्र जी ने कहा थैंक यू सर जी, ठीक है भाई, थैंक यू, सॉरी वेलकम, और नाइस वीडियो सर जी, ओके थैंक यू, वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू। जोगिंदर जी ने कहा है, और यहाँ पे कौशल्या जी ने, और हमारे लिए कितनी मेहनत, अच्छा मेहनत तो आपके लिए करनी पड़ती है ना, और ऐसे कोई इससे कोई खास मेहनत हम नहीं कहते हैं, और आपका सिलेक्शन हो यही हम दुआ करते हैं भगवान से। और यहाँ पे किशन लाल जी ने थैंक्स सर, SK थैंक्स सर, महेंद्र सागर नाइस वीडियो, मनोज कुमारी ने बेस्ट है सर, प्लीज़ कंटिन्यू, ओके। देव ज्योति ने लिखा नाइस वीडियो। मनोज कुमारी जी ने लिखा है सर मैं भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम वीडियो लेकर आए हैं, सेकंड ग्रेड के लिए भी है और फर्स्ट ग्रेड के लिए। यहाँ पे सुनील जी काफ़ी समय से जुड़े हुए, जय हिंद सर लिखा है इन्होंने, वेलकम आपका भी दीजिए। देव ज्योति ने लिखा है थैंक्स सर हमारी हेल्प करने के लिए, PK साहब। अंतिमा जी ने लिखा है विष्णु, अच्छा इन्होंने आंसर दिया था, विष्णु ने हेमकूट से और शिव ने कैलाश से ना, तो इन्होंने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं ट्यूशन पूछता हूँ उसका आंसर भी कुछ है वो देते हैं। और सुनीता जी ने थैंक्स सर, वेलकम। अंतिमा जी वेलकम आप सभी का। और यहाँ पे ममता जी ने लिखा थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आवाज़ बहुत मस्त, आप बीच बीच में से ही बोलते हो, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, उन्होंने इसके बारे में लिखा सर, मैंने रीड में आपके वीडियो, यहाँ पे लिखा है ममता प्रजापति सर, मैंने वीडियो जो रीड में आपके सारे, एक बात बताऊँ, मैंने रीड में बहुत तैयारी करवाई थी दोस्तों, इतनी तैयारी मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं करवा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन रीड में मैंने काफ़ी कुछ सिलेक्शन दिए थे अपने चैनल से, लेकिन कुछ एक अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, सारे बार ऐसे आते नहीं है ना, और कुछ लोग होते हैं जो बताना भी नहीं चाहते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमसे जिन्होंने पढ़ाई की और वो अब कुछ एक है जो बताते नहीं, लेकिन ममता जी है, आशा जी, इन्होंने हमें सामने से चलाकर कुछ बातें बताई है, इससे हमें बहुत खुशी मिली कि मैंने रीड में आपके सारे वीडियो देखे थे, मेरा नंबर भी आ गया, जनरल में सेलेक्ट हूँ हिंदी से। अब मैं फर्स्ट ग्रेड की भी आपके वीडियो, सारे वीडियो देखूंगी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि हिंदी का कोर्स देखिए मैं पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और बेनीवाल जी ने लिखा है वेरी नाइस, थैंक यू, अच्छा ठीक है, जारी रखो, हाँ बिल्कुल बेनीवाल जी हम जारी रखेंगे। सरिता देवी ने लिखा है थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा प्रयास है, अच्छा थैंक यू। पीयूष जी ने लिखा नाइस सर, थैंक यू। अजय वैष्णव जी ने लिखा नाइस सर, और सुरेश कुमार जी ने लिखा प्लीज़ कंटिन्यू सर, ओके कंटिन्यू। आगे देखिए अजय वैष्णव जी ने नाइस सर, और यहाँ पे चंद्र कला जी ने लिखा वैष्णव जी की अपनी खबर, बिल्कुल इन्होंने आंसर दिया नाइस, थैंक नाइस टेस्ट सर, आप टेस्ट रेगुलर जारी रखें सर, हम पढ़ रहे हैं, ओके अजय जी। ममता जी नाइस वीडियो सर, थैंक यू। मनीष जी वेरी गुड सर, प्रेमराम जी वेरी नाइस, अच्छा रजनी सर ने, कुमार यादव जी ने आंसर दिया, उन्होंने कुमार यादव जी ने आंसर दिया है। गूगल जी के अभी ये मुझे दिख नहीं रहा है आपका आंसर, नाइस वीडियो, ये कुमार यादव जी, विमला जी, सुनीता कुमारी जी, होशियार सिंह जी ने लिखा है सर आपकी वीडियो में एक अलग ही बात है, थैंक यू सर, चलिए थैंक यू आपको भी, आपने मुझे बताया, वेरी नाइस सर वीडियो, बहुत अच्छा लगा। सरिता जी ने लिखा नाइस वीडियो, यहाँ पे विमला जी ने नाइस वीडियो लिखा है। सीमा नायक ने लिखा है हाय सर नंबर बताओ, अच्छा एक नंबर की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल जो छठा वीडियो आएगा उसके अंदर शायद मैं आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक जुड़ जाना, ठीक है। और ये बातें किसी को बताने मत, मैं चुपके से ये बना रहा हूँ, जो मेरे खास सब्सक्राइबर है उन्हीं के पास ये जाए बात कि मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रहा हूँ। तो कोटि कोटि आभार। राम राज नागर जी ने कहा है, और अजय वैष्णव जी ने ये कोई एक अलग वीडियो उसके ऊपर कमेंट किया। तो ये था आज के कमेंट, अगला वीडियो अपना जस्ट नेक्स्ट डे आएगा, और वो कौन सा होगा ये आपको पता है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, मैंने हालांकि अभी तक देखा भी नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका एटम बम, अमृतलाल नागर जी की रचना है, उसके बारे में हम, ये जो कहानी एटम बम, उसके बारे में हम टेस्ट लेंगे कल 7 बजे। मिलता हूँ मैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना, ओके थैंक यू।